तो हेलो दोस्तों, एज वी प्रॉमिस्ड कि हम एनसीईआरटी हाईलाइट करेंगे। तो मैंने लिया है क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो स्टार्टिंग में तो बस वही ये सब बेसिक्स है, या पढ़ के भी देखोगे ना तो आपको बहुत बेसिक लगेगा। सो हम इसके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस डायग्राम से। ये डायग्राम बहुत कुछ कहता है, ध्यान से समझिएगा। और आई होप कुछ बच्चों को पता है, जिन्होंने 11th को बहुत अच्छे से पढ़ा था उनको पता है। तो कह रहे हैं कि एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेपल। सेपल क्या होता है? जो हमारी फूल की कली होती है उसको जो कवर करके रखता है वो सेपल होता है। और दूसरा पार्ट है पेटल। पेटल क्या होता है? उसकी पंखुड़ियाँ, सुंदर सुंदर सी जो पंखुड़ियाँ होती हैं। और एक होता है इसका फीमेल वाला पार्ट, और दूसरा होता है इसका मेल वाला पार्ट। अगर मैं बात करती हूँ इस पार्ट की जो बीच में है बिल्कुल, तो ये है इसका फीमेल वाला पार्ट। इस पार्ट का नाम है गाइनोशियम। ठीक है, जो इसके बीच में पार्ट है फीमेल वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। और इस गाइनोशियम को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा, और ये लंबा सा जो पार्ट है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओवरी। यही ओवरी आगे चलकर फ्रूट का डेवलपमेंट कराती है, और इसी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो आगे चलकर बीज बनाता है। ठीक है, पता चल गया। अब हम बात करते हैं मेल का पार्ट कौन सा होता है। तो ये जो लंबे लंबे से जा रहे हैं इनको बोलते हैं हम, ये टोटल होते हैं, ये है तो स्टेमिन। इनका टोटल अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं हम एंड्रोशियम। मतलब मेल के जो पार्ट्स होते हैं, जो मेल वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल वाला पार्ट है। अगर एक इसमें से जो एक पार्ट हम इसका निकाल लें तो इसको बोलेंगे स्टेमिन। मतलब स्टेमिन और कुछ नहीं, एंड्रोशियम ही होता है। मतलब बहुत सारे स्टेमिन से मिलकर एंड्रोशियम बनता है। तो एंड्रोशियम क्या था? मेल वाला पार्ट था। अब एंड्रोशियम को अगर हम देखें वो कितने टाइप का, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ऊपर वाला पार्ट इसका एंथर कहलाता है। इसी एंथर से पॉलिन गिरता है। पॉलिन गिर कर कहाँ जाता है? वो जाता है स्टिग्मा के पास, जिसको वो बोलते हैं पॉलिनेशन हो गया है। आपने ये टर्म सुनी होगी, पॉलिनेशन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, नहीं भी सुनी तो वही होता है, एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है भाई, पढ़ लिया हमने। और दूसरा पार्ट कौन सा था? वो था फिलामेंट। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है ये 2 चीज़ों से अटैच होता है। या तो ये थैलेमस से अटैच होगा, जो कि इसमें दिखाया है, थैलेमस से अटैच है। या फिर ये किससे अटैच होता है? ये अटैच होता है पेटल से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट। और जिस बच्चे ने हाईलाइटर्स ले लिए वो हाईलाइटर से कर ले। और मुझको तो भाई कलरफुल चाहिए अपनी एनसीईआरटी, सो मैं तो बहुत सारे कलर्स लेकर आई हूँ, तो मैं कलर से करूँगी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़। ठीक है, कहना है टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ये फिगर जो दी है विल हेल्प यू रिकॉल ए पार्ट ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। कह रहे हैं क्या आप किन्हीं 2 ऐसे फ्लावर्स के बारे में बता सकते हैं जिसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो भाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाईसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेगा। मतलब किन्हीं ऐसे फ्लावर को बोल रहे हैं जो बाईसेक्सुअल हो, या फिर ज़रूरी थोड़ी सा बाईसेक्सुअल हो, यूनिसेक्सुअल भी कर सकते हैं, है ना, वो भी हो सकते हैं। तो हिबिस्कस ले लें हम, और हम रोज़ ले लें। कि बहुत सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे, इन्होंने 2 पूछे थे तो कोई से भी 2 बोल देंगे हम। और बस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए उनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ये पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन कौन सी स्टेज होती है? पहले तो फर्टिलाइजेशन से पहले की स्टेज को हम प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज बोलते हैं। यानी कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर प्रीमोडियम। जब एक फ्लावर डेवलप्ड हो रहा होता है तो बहुत सारे जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बेयर द फ्लावर बड्स। इनफ्लोरेसेंस होता है उसकी जो पेटल्स होती है, पेटल्स का अरेंजमेंट जो होता है उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा,
are formed which bear the flower buds and the flower. In the flower the male and female reproductive structure, मेल रिप्रोडक्शन का जो एंड्रोशियम था वो कौन सा स्ट्रक्चर था, मेल वाला, और जो गाइनोशियम है वो कौन सा वाला है, फीमेल वाला। ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद डेवलप होते हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब जो माइटोसिस डिवीज़न करते हैं, मियोसिस करते हैं, ये आपने सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, डिफ्रेंशिएट करना। यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ ए वॉल ऑफ स्टेमिन। जो एंड्रोशियम होता है वो बहुत सारे स्टेमिन से मिलकर बना होता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि बहुत सारे स्टेमिन जो थे उन्होंने मिलकर क्या बनाया था, एंड्रोशियम बनाया था। उसको हम क्या बोल रहे थे, एंड्रोशियम बोल रहे थे, जो कि क्या था, कौन सा पार्ट था, वो मेल का पार्ट था। सो यही बेसिक इसमें लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्टेमिन के बारे में। स्टेमिन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पॉलिन ग्रेन क्या होता है। तो स्टेमिन तो हमें पता चल गया है, स्टेमिन क्या है, स्टेमिन मेल पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट, जो मेल पार्ट होता है उसको हम स्टेमिन बोल रहे थे, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है और पॉलिन ग्रेन क्या होता है, ये पढ़ना है। तो ठीक है, इसके डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये है हमारा स्टेमिन, ठीक है। ये हैं इसके दो पार्ट्स। पहला वाला पार्ट क्या था, इसको हमने बोला था एंथर। अब मैं इस एंथर को ध्यान से देखूंगी तो इसमें कितने लोब देखने को मिल रहे हैं, एंथर के अंदर होते हैं 2 लोब, एक एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं। अगर मैं इसके लोब को भी देखूंगी, मतलब एक लोब ये था, दूसरा लोब ये था, तो टोटल मिला के हो गए 1 2 3 4 थिका। मतलब अगर टोटल एंथर में देखे जाएंगे थिका तो कितने होते हैं, 4, और अगर देखे जाएंगे लोब तो लोब कितने होते हैं, 2। और अगर हम ये कह दें कि एक लोब के अंदर कितने थिका होते हैं, तो एक लोब के अंदर 2 थिका होते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहचान लिया। अब ये जो हमने 4 थिका बोले हैं, इनकी जो सेल्स हैं, इनकी जो अंदर का जो अंदर की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स बनाएगी, उस लेयर को हमने बोला है माइक्रोस्पोरेंजिया, उसी को हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला है। मतलब एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर की लाइन में। माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए, 4 हो गए। अब दूसरा क्या था, पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन इसके अंदर होते हैं, जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, यही पॉलिन ग्रेन हैं, और इनकी जो लेयर है उसको इन्होंने पॉलिन सैक के नाम से बोल दिया। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसको इन्होंने पॉलिन सैक बोल दिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी और उसको करते हैं हाईलाइट, देखते हैं क्या क्या हाईलाइट करने को है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेमिन। कह रहे हैं कि शो द 2 पार्ट ऑफ ए टिपिकल स्टेमिन। एक स्टेमिन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या था, फिलामेंट था। फिलामेंट कौन सा पार्ट था, लॉन्ग वाला पार्ट था। दूसरा कौन सा था, एंथर था, ठीक है भाई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। जो फिलामेंट होता है इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये वाला एंड, ये किससे अटैच होगा, या तो ये थैलेमस से अटैच होगा या फिर ये पेटल से अटैच होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमिन आर वेरिएबल इन द फ्लावर। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग लेंथ देखने को मिलती है, ठीक है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमिन each from 10 flower and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size. अगर तुम ऐसे 10 स्टेमिन ले लेते हो, 10 फ्लावर के स्टेमिन लेते हो, तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाँ भाई मिलेंगे। यानी केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमिन अंडर ए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड इलूसिडेट द रेंज ऑफ शेप एंड अटैचमेंट ऑफ स्टेमिन ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। ठीक है भाई, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के लेवल पे उसको चेक करेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो हमें काफ़ी ज़्यादा उसमें शेप, उसकी शेप के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को हमें मिलेंगी। वही बोल रहे हैं। एटिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। एक ये वाली लाइन हमको हाईलाइट करनी है कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसका एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। एक एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। एंथर इज बाइलोब। एंथर कैसा होता है, बाइलोब होता है। विद ईच लोब हैविंग 2 थिका। हर एक लोब के अंदर कितने थिका देखने को मिलते हैं, 2 थिका बोलते हैं, इसलिए इसको डाइथिकस कंडीशन भी बोला जाता है, क्योंकि एक लोब के अंदर 2 थिका है। ठीक है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन lengthwise separating the thicker. ठीक है। Let us understand the various type of tissue and their organization in the transverse section of an anther. The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of an anther. The anther is 4-sided tetragonal. जो anther है वो tetragonal होता है। कुछ नहीं कह रहे, वो इसको कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। 1 2 3 4, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में, इसलिए इसको टेट्रागोनल बोला गया है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, उस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोला गया। आगे
द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है फर्दर एंड बिकम क्या बना लेता है, पॉलिन सैक बना लेता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली एंड थ्रो द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड विद पॉलिन ग्रेन, और यही क्या बना लेते हैं, पॉलिन ग्रेन्स को बना लेते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, तो ठीक है यहीं से देखते हैं। ये जो हमारा एंथर है ना, ये जो हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, अगर एक को ले लेती हूँ, एक को, तो हमारा जो एक माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके पास टोटल होती हैं 4 सेल्स, 4 सेल्स होती हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में है ना 4 सेल्स होती हैं। अगर मैं बात करती हूँ इसकी बाहर की सेल्स की, जो बाहर की लेयर है, तो बाहर की जो 3 लेयर होती हैं वो करेंगी प्रोटेक्शन का काम। जो बाहर की 3 लेयर हैं, अगर मैं बात करती हूँ इसकी इनर लेयर की, जो अंदर वाली लेयर होती है वो करती है नरिशिंग का काम, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लेयर की, तो जो आउटर लेयर होती है उसका क्या नाम है, तो आउटर लेयर का नाम है एपिडर्मिस, सेकंड वाली लेयर का नाम है एंडोथीसियम, और तीसरी लेयर का नाम है मिडिल लेयर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आउटर लेयर है उनका क्या काम है, और उसका अरेंजमेंट पूछ लेते हैं कि एपिडर्मिस के बाद क्या आती है, मतलब एंडोथीशियम आती है, उसके बाद मिडिल लेयर आती है, और सबसे इनर लेयर का क्या नाम है, तो जो सबसे इनर लेयर होती है उसका नाम है टैपेटम, इनर लेयर का नाम होता है टैपेटम। अब जानने वाली बात क्या है, ये सारी लेयर तो भाई चलो एक न्यूक्लियस इनके पास, पर जो टैपेटम है ये बाई न्यूक्लिएटेड होती है, इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये इंटरेस्टिंग था। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, टैपेटम का वर्क क्या है, वो नरिशिंग करवाएगी, नरिशिंग प्रोवाइड करवाती है, और जो आउटर लेयर थी वो क्या करती हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर की, मतलब ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है एक, हम इसकी लेयर की बात करें, इस लेयर की बात चल रही है। ये जो छोटी सी दिखाई जा रही है इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, तो ये टोटल 4 लेयर से मिलके बनी है। अब इसको पढ़ते हैं, एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहना चाहती है, कलर बदल लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इन ए ट्रांसफर सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपेयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसी दिखेगी, जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो वो हमें हमें सर्कुलर दिखेगी। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, मतलब इसके पास कितनी लेयर्स होती हैं, 4 लेयर देखने को मिलती हैं, और चारों के नाम हैं यहाँ, इसको इनके नाम को हम हाईलाइट कर लेंगे। चारों लेयर्स के नाम है, पहली वाली क्या थी, जो सबसे आउटर लेयर थी उसका नाम है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर आएगी, और उसके बाद आएगी द टैपेटम, ठीक है। कह रहे हैं कि द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, जो बाहर की 3 आउटर लेयर हैं वो क्या करवाएंगी, वो तीनों करवाएंगी प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन करवाएंगी। वहीं जो टैपेटम होगी, टैपेटम क्या करवाएगी, द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैपेटम, जो सबसे अंदर वाली वॉल लेयर होगी उसका नाम है टैपेटम, इसको हाईलाइट कर लेंगे। और इसका जो फंक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करवाएगी नरिशमेंट करवाएगी। इसका टैपेटम का फंक्शन क्या है, नरिशमेंट करवाना, ठीक है। इट नरिश द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को नरिशिंग प्रोवाइड कराना। क्या, सेल ऑफ द टैपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी डेंस होता है, एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि जो टैपेटम की सेल हैं उनको हम बाई न्यूक्लिएटेड क्यों बोल रहे हैं, हाँ जी बता सकते हैं, बस आंसर इन्होंने दिया है। कह रहे हैं कि व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग हो जाता है, ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल कॉल्ड द स्पोरोजीनियस टिश्यू, क्या बना लेती हैं, सेल्स मिलके स्पोरोजीनियस टिश्यू बना लेती हैं, ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि क्या होता है, वो ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वेजिटेटिव सेल में और जनरेटिव सेल में, जिसकी वजह से वो बाई न्यूक्लिएटेड हो जाती है। सो नाउ
अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर का जेनेसिस होना, मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये कैसे होता है? ये होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू, मतलब जो कि 2n होती है, बाइन्यूक्लिएटेड होती है। हम इसमें करते हैं रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न मतलब हम इसमें करेंगे मियोसिस। मियोसिस तो आपने रिडक्शनल डिवीज़न किया, ये क्या होता है? मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीज़न है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, ये क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न। तो 2n थी, 2n से अब हमारी सेल क्या हो गई? n हो गई। ठीक है, पहले वो डिप्लॉइड थी, अब वो हैप्लॉइड हो चुकी है। अब हमने क्या करा? रिडक्शनल हमारा डिवीज़न हो चुका है। अब वो मियोसिस, ये तो क्या था? ये था फर्स्ट, क्योंकि ये 2 फॉर्मेट में होता है, मियोसिस फर्स्ट। अब होगा इसका मियोसिस 2। 1 मिनट, मियोसिस 2 जो होगा तो n 2 बनेंगे ना, यहाँ पे 2n था, तो जब ये डिफ्रेंशिएट होंगी तो n और n में कन्वर्ट होगा। अब ये मियोसिस 2 होगा, तो ये कैसा होता है? वो होता है इक्वेशनल डिवीज़न। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएंगे? n कितने हो जाएंगे? 2 थे, तो 2 से कितने हो जाएंगे? वो 4 हो जाएंगे। मतलब हमारे पास क्या था? ये थी हमारे पास क्या? ये थी हमारे पास पोलिन मदर सेल, और उससे हमने जो पोलिन बनाया है जो कि कैसा है? n है। तो पोलिन मदर सेल 2n से n का फॉर्मेशन होना, डिप्लॉइड पोलिन मदर सेल से क्या बनना? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का बनना, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब ये क्या होगा? अगर ये एक साथ ज्वाइन हो जाए तो ये बना लेंगे टेट्राड। n तो ये टेट्राड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यही टेट्राड क्या होता है? जब किसी एंथर क्या होता है? जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट मतलब उसमें पानी की कमी हो जाएगी। जब वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, जब वो टूटने की अवस्था में आ जाएगा, तो ये फिर से n में टूट जाएगा। ठीक है, अब यही क्या बन गया? ये हो गया हमारा पोलिन। ठीक है, बन गया हमारा पोलिन। अब क्या होगा? अब यही पोलिन के हम इसको पोलिन को बड़ा करके देखेंगे, तो इस पोलिन के पास होती हैं 2 लेयर्स। ये तो हमारा पोलिन है, ठीक है, इसके पास क्या होंगी? 2 लेयर होंगी। एक होती है अंदर वाली पतली लेयर, ये क्या है? इसकी अंदर वाली पतली लेयर है, और एक होती है बाहर वाली लेयर, जो कि कैसी होती है? जो नॉन कंटिन्यूअस होती है। और कैसी होती है? रफ लेयर होती है। और आप देख ही रहे हो, जो बाहर की लेयर है वो थिक है। हम पोलिन का डायग्राम पढ़ रहे हैं, और हम पोलिन की ही लेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन बताएगा जो उसकी बाहर की लेयर होती है उसका क्या नाम होता है? तो पोलिन की जो बाहर की लेयर होती है उसका नाम है एक्साइन, और जो इसकी अंदर की लेयर होती है उसका नाम होता है इंटाइन। ठीक है जी। अब जो इसकी बाहर की एक्साइन लेयर होती है, हमने पढ़ा कि ये थिक होती है, दिख भी रही है थिक है। अंदर की कैसी है? थिन है। चलो यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये कैसी होती है? थिक होती है। और ये वाली कैसी होती है? थिन होती है। पर सवाल कहाँ से बनता है? सवाल बनता है कि कौन सी लेयर कंटीन्यूअस है और कौन सी डिसकंटीन्यूअस है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे पोर बन रहे हैं, यहाँ पे भी पोर्स बन रहे हैं। मतलब ये जो है ये पूरी तरीके से कंटिन्यू नहीं है, ये कंटिन्यू नहीं है। तो ये कैसी होती है? ये डिसकंटीन्यूअस होती है। और वही जो इंटाइन आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली लेयर है, एक थिन लेयर, तो ये कैसी होती है? ये कंटिन्यूअस होती है। ठीक है जी, इतना पता चल गया। और क्या है इसके बारे में? और भी है, कौन सी लेयर किस चीज़ की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है एक्साइन किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। एक्साइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। वही अगर बात चलती है इंटाइन की, तो ये बनी होती है सेलुलोज की और पैक्टिन की, इसकी बनी होती है।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पॉलिन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं इसको। इससे किसका फॉर्मेशन हो जाना, इससे पॉलिन बन जाना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बन जाना थ्रू मियोसिस बन जाना, मियोसिस के थ्रू इसका बन जाना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा, जो हमने पॉलिन बनाया हमने उसको जूम करके देखा तो उसकी 2 लेयर हमें देखने को मिली। अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं और बाहर वाली को क्या बोलते हैं, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम करते हैं हाईलाइट। सो कलर कौन सा लें, पर्पल ले लेंगे, ये पर्पल तो ले लिया था, ग्रीन लेंगे चलो। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन देखने को मिल रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोटिक डिवीजन देखने को मिल रहा है, जो कि हमने देखा। अब क्या हो गया आप कि मैंने तो दिया, आपने तो मियोसिस लिखवाया, मियोसिस को ही मियोटिक बोलते हैं। आप मियोटिक बोल दो, आप मियोसिस बोल दो, बात एक है। तो मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये रहा, इसका नाम था माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसका नाम है। ठीक है, क्या बनाता है ये, मियोटिक डिवीजन हुआ और उसने बनाया माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, कहते हैं व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ द टेट्राड। क्या प्लॉइडी है भाई, एन है, हैप्लॉइड है, एन है इसकी प्लॉइडी, और क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम हमने वैसे पढ़ लिया था पर फिर से रिवाइज करते क्या जा रहा है। ये डायग्राम इन्होंने बताया है उसका माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम बताया, उसकी लेयर का, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर होती है, आउटर लेयर क्या थी, एपिडर्मिस थी। ये जो एपिडर्मिस है यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं कि इसकी आउटर लेयर होती है। ठीक है, और उसके बाद एंडोथीशियम थी, उसके बाद मिडिल लेयर है। ये तीनों ही लेयर क्या करती हैं भाई, ये तीनों ही लेयर तो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। हाँ जी, इतना भी हमें पता है। उसके बाद हमने देखा था जो इनर लेयर होती है वो कैसी थी, वो हमने देखा वो 2n थी, उसके पास 2 न्यूक्लियस थे। और हमने क्या देखा था कि जो टैपेटम होती है वो नरिशमेंट का काम करती है, नरिश करवाएगी, है ना, वो किसको, पॉलिन को, है ना, नरिशमेंट का काम करेगी। ये वाली चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, और ये बस बताए हैं, ये तो लेयर्स ही हैं, और ये बताएं कि ये पॉलिन ग्रेन्स होते हैं इस डायग्राम में। तो ठीक है, हम अपने एनसीईआरटी हाईलाइट पे आते हैं। तो कह रहे हैं एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसका हर एक टिश्यू क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। हाँ जी, वो तो बना ही दिया था, वो हमने पीछे देख लिया था। ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलिन एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, हर एक क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का बना होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलिन मदर, ये वाली लाइन है हाईलाइट करने वाली। क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलिन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट शुड बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। कह रहे हैं द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल। क्या बनाता है, हमने देखा था जो हमारा माइक्रोस्पोर बन गया था वो तो हमारा यहाँ बन गया था जब हमारा इक्वेशनल डिवीजन हुआ था, माइक्रोस्पोर हमारा बन गया था। कितने थे हमारे पास, अब इन्होंने माइक्रोस्पोर ने ज्वाइन होके क्या बना दिया था, एक टेट्राड का फॉर्मेशन बना दिया था, उसी की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे, कह रहे थे द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल। 4 सेल का एक क्लस्टर बना देता है जिसे हम सेल कैलोज भी बोल देते हैं, द माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोल देते हैं। कह रहे हैं एज द एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर जो हमने बनाया, जो हमारा एंथर होता है वो मैच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट हो जाता है, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलिन ग्रेन। जो टेट्राड हुआ था, जो टेट्राड बना था वो क्या होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से टूट जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा और बना लेगा बहुत सारे पॉलिन ग्रेन। एक टेट्राड ने 4 पॉलिन ग्रेन बनाए, मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पॉलिन ग्रेन देखने को मिलते हैं। वही चीज़ इन्होंने दिखा दी है डायग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखा भी है फिगर 1.3 का बी वाला पार्ट।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, जो कि एंथर के डेहिसेंस होने से रिलीज हो जाते हैं। एंथर के फूटने की वजह से वो उसमें से रिलीज हो जाते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, बताइएगा। नाउ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम पॉलिन ग्रेन पर। पॉलिन ग्रेन क्या होता है? तो भाई हमें पता चल चुका है पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं। यही तो वो हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं। पॉलिन ग्रेन यही तो हैं जो स्टिग्मा से आके मिलते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिन ग्रेन, द पॉलिन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं क्योंकि पॉलिनेशन भी यही करा रहे हैं। कि नहीं, इफ़ यू टच द ओपनिंग एंथर ऑफ हिबिस्कस, जो गुड़हल का फूल होता है, अगर आप उसकी ओपनिंग एंड उसका जो एंथर होता है ना, लंबा लंबा सा जो निकल रहा होता है उसमें से पीला पीला, है ना, तो उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को अगर आप टच करोगे, वो जो पीला पीला झड़ता है, उसको कह रहे हैं ऑफ एनी अदर, या फिर किसी और फ्लावर को भी टच करते हो, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलिन ग्रेन। आपको पॉलिन ग्रेन देखने को मिलेगा अपनी फिंगर्स पे। कैन स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक इन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। बस फिर क्या, फिर आप उसको चेक करो माइक्रोस्कोप में, तो आपको ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। जब आप पॉलिन ग्रेन को चेक करोगे तो अलग अलग फ्लावर्स के ऐसे ऐसे डायग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यही बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहने कि पॉलिन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, पता है। कह रहे मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये वाली लाइन हम हाईलाइट कर लेंगे कि पॉलिन ग्रेन की लेंथ कितनी होती है? 25 से 50 डायमीटर तक होती है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं इट हैज़ ए प्रोमिनेंट 2 लेयर। जो हमारा पॉलिन होता है उसके पास उसकी कितनी लेयर होती है? उसकी 2 लेयर होती हैं। एक लेयर का नाम था एक्साइन और दूसरी लेयर का नाम क्या था? इंटाइन था, वैसे दिख नहीं रहा, लिखा है इंटाइन। ठीक है, तो 2 लेयर होती हैं। क्या कह रहे हैं? द हार्ड आउटर लेयर, जो एक्साइन है, कैसी है? हार्ड है और बाहरी लेयर। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। देखा, इसके मतलब ये क्या है? एक्साइन का काम क्या है कि पॉलिन जो है एकदम ख़राब ना हो, उसको बाहरी इन्वायरमेंट से जो बचाएगी वो एक्साइन करेगी, इसलिए उसका हार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर पे भी ये काम करेगी एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई, अगर इस पॉलिन पे गिर जाता है तो उसको बचाएगी। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नॉन। ठीक है, कोई भी एंजाइम उसको जल्दी से ख़राब नहीं कर सकता। पॉलिन ग्रेन एक्साइन हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। जो एक्साइन है उसमें जर्म पोर्स देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे जर्म पोर मैंने नहीं समझाया है, तो वो ये था ये जो है, ये जो कुछ पोर्स हैं, इन पोर्स को बोला गया है जर्म पोर छेद। ठीक है, तो इसमें पोर्स देखने को मिलते हैं, तभी तो ये डिसकंटिन्यूस हुई। तो उसी की बात चल रही है। कह रहे हैं कि पॉलिन ग्रेन जो एक्साइन है उसमें जर्मपोर देखने को मिलते हैं। वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है। जर्मपोर कौन सा एरिया है भाई? क्यों होगा वहाँ पे? जर्मपोर कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जहाँ पर क्या होता है? जर्मपोर वो एरिया है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूस एरिया में आता है पोर, तो इसलिए वहाँ पे क्यों होगा? पॉलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोसिल। उसको प्रिजर्व किया जा सकता है कैन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। क्यों प्रिजर्व कर पा रहे हैं हम? क्योंकि उसके पास क्या है? वो है स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई, जो कि प्रिजर्व करने में हेल्पफुल है। ठीक है, पॉलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फोसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। व्हाई डू यू थिंक, देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्साइन हार्ड होनी चाहिए? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कमेंट में बताना आप क्यों होनी चाहिए हार्ड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर, और जर्मपोर का क्या फंक्शन है बताना आप, क्या काम है उसका?
ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर वॉल की। द इनर वॉल ऑफ द पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन होती है। कैसी है ये? थिन है और कंटिन्यूस लेयर्ड होती है। मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है जी? ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टीन की। कहने द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है इसका साइटोप्लाज्म। व्हेन द पॉलिन ग्रेन इज मैच्योर, जब वो ग्रेन होता है, इट कंटेन 2 सेल, तो उसकी 2 सेल होती है। मतलब यही पॉलिन ग्रेन जो हमने बनाया था, अगर ये क्या हो जाता है, ये मैच्योर हो जाता है तो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, 2 सेल स्ट्रक्चर बना लेगा। पहली जो बड़ी वाली सेल है उसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरी वाली सेल होती है नीचे वाली, उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। इसका जो न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है छोटा होता है, गोल होता है, और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो इरेगुलर देखने को मिलता है। अब ये जो होती है जो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, हमने बोला कि ये जो पॉलिन है, ये जो हमारा पॉलिन था, ये क्या था हमारा? ये था हमारा पॉलिन। अब ये पॉलिन जो हुआ, जब ये मैच्योर हुआ तो इसने क्या करा? 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है 60% पॉलिन्स में देखने को मिलता है, 2 सेल। अदरवाइज ये 60% में क्या था? 2 सेल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, अब तो बचे हुए 40% में क्या देखने को मिलेगा? तो बचे हुए 40% में हमें 3 सेल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, जो बचे हुए 40% होते हैं उनमें 3 सेल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वही आगे बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बोलना चाह रही है, कह रही है द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलिन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन द पॉलिन ग्रेन इज मैच्योर, जब वो मैच्योर होता है, इट कंटेन 2 सेल, 2 सेल होती है। पहली सेल का नाम था वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल है हमारी जनरेटिव सेल। ठीक है, ओके, जो वेजिटेटिव सेल है ये है हमारी वेजिटेटिव सेल। ये कैसी होगी? ये बड़ी होती है, बड़ी है, और यहाँ पे ये क्या करती है? ये फूड को रिजर्व करती है। ठीक है, उसको पॉलिन को क्या देगी? ये खाना देगी, फूड को रिजर्व करेगी। एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, और जो इसका न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस कैसा है? इरेगुलर है। ठीक है जी, पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जनरेटिव। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल। कैसी होती है जनरेटिव सेल? स्मॉल होती है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती रहती है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, स्पिंडल शेप्ड होती है ये, एंड ए न्यूक्लियस एंड हैड अ न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है। इसका फिर भी इरेगुलर नहीं होता, उसका रेगुलर था। मेन बात क्या है? मेन बात है यहाँ कह रहे हैं इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो पॉलिन ग्रेन होता है वो होता है 2 सेल स्टेज में। ठीक है, तो 60% एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं? ये होते हैं 2 सेल स्टेज। इनका जो पॉलिन होता है, इनका जो पॉलिन ग्रेन होता है वो होता है 2 सेल। ठीक है, बचे हुए कितने हो गए? कह रहे हैं इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज द 2 मेल गैमेट। मतलब बचे हुए जो होते हैं 40% जो एंजियोस्पर्म होंगे वो होंगे 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। इनका पॉलिन ग्रेन कैसा होगा? वो होगा 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। मतलब 3 सेल कैसे? उनमें जो जनरेटिव सेल हो जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से 3 सेल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। वही लिखा है इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिक डिवीजन कर रही है, मियोटिक नहीं कर रही, माइटोटिकली डिवाइड होगा। माइटोटिक ही करेगी क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो एन है, न्यूक्लियस एन है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइटोटिक ही करना पड़ेगा, माइटोटिक ही करना पड़ेगा। और एक और एन, ये तो एन था ही, ये तो एन था ही, ये भी एन था, ये तो ऑलरेडी एन था ना इसका न्यूक्लियस। तो बस 1 2 3 सेल्ड हो गया, फिर 3 सेल्ड स्टेज हो गई। और ये कब, ये किस में होती है? 40% वाले में, 40% एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है ये 3 सेल, 40% वाले में होती है।
ठीक है। कह रहे हैं पॉलिन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवरल। अब पॉलिन ग्रेन से एलर्जी भी कॉज होती है, ब्रोंकियल इन्फेक्शंस भी देखने को मिलता है। ब्रोंकियल इन्फेक्शन तो आपको पता ही है, ब्रोंकियल में प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं पॉलिन से, अस्थमा हो जाना, ब्रोंकाइटिस हो जाना, कुछ डिसऑर्डर है। इट मे बी मैंशन दैट पार्थेनियम ग्रास, अच्छा जी ये आ गया पार्थेनियम ग्रास, ये है हाईलाइट करने वाला, जो पार्थेनियम ग्रास है, पार्थेनियम जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, दैट कम इनटू, जब वो इंडिया में आई थी वीट के साथ, जब वीट लाया जा रहा था उस टाइम जब वो इंडिया में आई थी तो उसने कॉज करी थी एलर्जी, पॉलिन से होने वाली एलर्जी उसी की वजह से हुई थी। मतलब उसका जो पॉलिन था कैरेट ग्रास का वो एलर्जी कॉज कर रहा था, वही बात इसमें लिखी है। क्या लिखा है? इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम या कैरेट ग्रास that come into the India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। इसने ही pollen allergy को cause किया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट क्या है? कहने की pollen grain are rich in nutrient। जो पॉलिन ग्रेन है उनमें न्यूट्रिएंट, कुछ पॉलिन ग्रेन ऐसे हैं जिनमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट होता है। इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलिन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। कुछ लोग फूड सप्लीमेंट के तौर पे पॉलिन टेबलेट्स भी लेते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पॉलिन प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, बहुत ज़्यादा पॉलिन को प्रोड्यूस किया गया था एज अ फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप के फॉर्म में। ठीक है। पॉलिन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। इसको किसको दिया जाता है? इन टेबलेट्स को एथलीट्स को दिया जाता है और रेस हॉर्स को भी दिया जाता है। ये हैं कुछ टेबलेट्स, इनके इमेजेस दिए। सो नेक्स्ट कह रहे हैं when once they are shed pollen grain have to land on the stigma before they lose viability। हमें जो pollen grain हमने कलेक्ट किया है उसको, उसकी वेबिलिटी खोने से पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है? स्टिग्मा पे डालना पड़ता है। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उसको हमें फर्टिलाइज कराना है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द pollen grain retain वेबिलिटी, कब तक की होती होगी, कब तक इनकी वेबिलिटी होती होगी? तो सबका अलग अलग टाइम पीरियड है। कहने द पीरियड फॉर विच पॉलिन ग्रेन रिमेन वेबल इज हाईली वेरिएबल टू एंड टू सेम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रीवेटिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे इसकी वेबिलिटी डिपेंड करती है कि कौन सा पॉलिन ग्रेन कितने टेम्परेचर तक रह सकता है और कितनी ह्यूमिडिटी को सहन कर सकता है। इफ़ सम सीरियल्स, अगर हम कुछ फसलों का एग्जांपल लेते हैं सच एज राइस एंड बीट, पॉलिन ग्रेन लॉस वेबिलिटी 30 मिनट। ये लिखने वाली बात है, यहाँ आ गया इम्पोर्टेंट। क्या कह रहे हैं कि जो राइस होती है, जो राइस होते हैं और क्या होते हैं, और जो वीट है, इसमें इसकी वेबिलिटी है 30 मिनट तक की। ठीक है जी, आगे बोल रहे हैं रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। 3 फैमिली के नाम आए हैं, रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी। ये फैमिली क्या होती है? इन फैमिली के जो पॉलिन होता है उसकी वेबिलिटी होती है 1 मंथ तक की। मंथ तक की, जरूरी नहीं है 1 मंथ तक की, कितने मंथ्स हो सकते हैं? मंथ तक की। यू मे हैव हेard ऑफ स्टोरिंग सैमन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन में जो सैमन को स्टोर कर लेते हैं वैसे ही पॉलिन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है। अब पॉलिन ग्रेन को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पॉलिन कैन बी यूज्ड एज पॉलिन बैंक। इन्हें पॉलिन बैंक में यूज़ किया जाता है, सिमिलर टू सीड बैंक की तरह। जैसे सीड को स्टोर किया जाता है वैसे पॉलिन को स्टोर कर लिया इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। ठीक है जी, हमें क्या क्या हाईलाइट करना था? हमें हाईलाइट करना था राइस, और जो राइस है और जो वीट है, इनकी जो इनकी वेबिलिटी थी पॉलिन ग्रेन की वो थी 30 मिनट, वो 30 मिनट तक थी। एक तो हमें ये करना था, राइस और वीट की जो है वो वेबिलिटी 30 मिनट तक है। दूसरी हमने देखी थी क्या? रोजिएसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली की कब तक की होती है? मंथ तक होती है। और तीसरा हमने क्या कि अगर हम पॉलिन को स्टोर करेंगे तो लिक्विड नाइट्रोजन होनी चाहिए और टेम्परेचर शुड बी -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने कवर कर लिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब हमने क्या कवर कर लिया है? एंडोथीशियम को कवर कर लिया है। कल हम गाइनोशियम को कवर करेंगे और जल्दी ही इस चैप्टर की एनसीईआरटी हाईलाइट को फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही। बी सपोर्ट।
बी कमेंट। अगर कुछ पूछना है, कुछ गड़बड़ लगी है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करो और बताओ, आई विल सॉल्व इट।